वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम सेकंड पार्ट की वीडियो बना रहे हैं। यहाँ हम विविधता के फर्स्ट चैप्टर का कुछ टॉपिक्स रह गए थे, उन्हें क्लियर करेंगे। विविधता हमारे जीवन को समृद्ध बनाती है, खान पान के द्वारा कि वैसा कैसा खान पान है, त्यौहार कैसे कैसे मनाए जाते होंगे, कपड़े कैसे पहनते हैं, भाषा, इन सबको सीख करके हम इसको अपनी विविधता को और समृद्ध बना सकते हैं। हम दूसरों की भाषा, त्यौहार, इन सब चीज़ों को अपनाएंगे तो हम और समृद्ध हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है, हम इसको और भी विविधता को देखेंगे तो हम कहानियों के द्वारा भी देख सकते हैं। अब कहानी का एक टॉपिक लेते हैं तो वो किस तरह कि अगर हम कहानी की बात करें तो कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिनको जानवरों की, रानियों की, साहसिक घटनाओं की, भूतों की कहानियाँ बहुत ज़्यादा पसंद होंगी। ठीक है, पहला नंबर हमारी बात ये हुई। दूसरा, यहाँ है कहानियाँ पसंद हैं। दूसरी बात आ गई कहानी से रिलेटेड कि कुछ बच्चों ऐसे होंगे जिनको कहानियाँ बनाना पसंद है। होते हैं ना कुछ जिनको कहानियाँ बनाना भी पसंद होता है। इसी में कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे, कुछ लोग जो हैं ऐसे भी होंगे जिनको कहानी लिखना पसंद है। अब उसके लिए वो क्या क्या किन किन स्रोतों का इस्तेमाल करेंगे, किताबों का, वास्तविक जीवन और कल्पनाओं से वो प्रेरणा लेकर के वो लिखते हैं। उन्हें लिखना पसंद है, कुछ को लिखना, कुछ को सुनना और कुछ को कहानियों को बनाना पसंद है। ठीक है, तो अब इसमें क्या आ जाता है एग्जांपल कि जैसे जंगलों में जानवरों के जो आसपास रहते हैं उनसे दोस्ती हो जाती है, उनसे लड़ाई हो जाती है, तो उन पे भी कहानी लिखना या राजा रानियों की वृतांत सुने या पढ़े हैं तो उनसे भी रिलेटेड कहानियाँ लिखने में मदद होती है। नेक्स्ट पेज पर आ जाते हैं कि जैसे होता है ना, कुछ में अपनी बचपन की जैसी यादें होती हैं, स्कूल में गए हैं तो वहाँ के बचपन की अपनी जो भी यादें हैं उनको याद करते हुए, उनसे साहस लेकर के उनसे साहस भरी कहानियाँ भी लिखी जाती हैं कल्पना करते हुए। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है भारत में विविधता। भारत में विविधता किस किस के द्वारा देखी जा सकती है। भाषाएं अलग अलग हैं, पहनावा अलग अलग है, त्यौहार अलग है, खान पान अलग है, तो ये हमारे विविधता के स्रोत हैं। इनके द्वारा हमें अपने देश भारत में विविधता देखने को मिलती है, क्योंकि अलग अलग धर्म के भी लोग हैं, हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, भाषाएँ भी अलग अलग हैं, कन्नड़, पंजाबी, मलयालम, बहुत सारी भाषाएं। त्यौहार भी अलग अलग है, लोहड़ी, भाई दूज, रक्षाबंधन, क्रिसमस, बहुत सारे त्यौहार हैं अलग अलग। खान पान भी अलग अलग देखने को मिलेगा इसी तरीके से। अब नेक्स्ट टॉपिक पे बात आ जाती है, ये भी एक अच्छा टॉपिक है। अब बात करते हैं यहाँ पर भी कि यहाँ बोला है भारत के लोग विविध तरीकों से, मतलब अलग अलग तरीकों से जो नीचे कुछ काम दिए हैं सब काम करते तो हैं, लेकिन वो अलग अलग तरीक़ों से करते हैं पर काम होता एक ही है। वो सेम काम करते हैं पर अलग अलग तरीक़ों से करते हैं, तो उसके बारे में सूची बनानी। जैसे कि सभी प्रेयर करते हैं तो एक मुस्लिम होगा, एक सिख होगा तो वो क्या करेगा, ईसा मसीह के भजन गाएगा। हिंदू होगा तो अपनी भजन गाएगा, गीत गाने गाएगा, है ना। तो इसी तरीके से और भी हम लिख सकते हैं कि ईसाई कैसे करेगा, पंजाबी कैसे करेगा, हिंदू कैसे करेगा। शादी भी सभी में होती है। जब शादी की बात आती है तो हिंदू कैसे शादी करता है। ठीक है, और एक रजिस्ट्रार करके भी होती है, जैसे कि कोर्ट मैरिज शादी होती है। दूसरी भी तरीके होते हैं शादी के, बहुत तरीके हैं शादी के भी आज के टाइम में। विभिन्न प्रकार के कपड़े पहनावा भी अलग अलग है, हिंदू का अलग, मुस्लिम का अलग, सिख का अलग। जैसे मणिपुर है तो उसमें औरतों का फनैक पहनती हैं। अभिवादन के भी अलग अलग तरीके हैं सभी में। जैसे झारखंड की बात करें तो झारखंड में आदिवासियों का एक दूसरे का जोहार कहना, ठीक है, अभिवादन करते हैं। मुसलमान होंगे बोलेंगे वालेकुम सलाम, सत श्री अकाल, ऐसे पंजाबी वगैरह बोलेंगे। तो ये सबका अभिवादन करने का अलग अलग तरीका है। हिंदू होंगे तो बोलेंगे नमस्कार। चावल, अब चावल खाते सभी है लेकिन अलग अलग नाम के द्वारा। कोई बिरयानी खाएगा, मुस्लिम होएगा मीट वगैरह डाल के, सब्जी डाल के, कोई से पुलाव बोलेगा, कोई से चावल बोलेगा, नमकीन चावल या कुछ भी। तो ये काम वही सेम हो रहा है लेकिन वो उनका नाम बदल रहा है, उनका तरीका थोड़ा बदल जा रहा है। नेक्स्ट टॉपिक है हम विविधता को समझे कैसे। अब विविधता को समझने के लिए सबसे एक बेहतर तरीका है कि ये समझा जाए सबसे पहले विविधता आती कैसे है। वो आती ऐसे जब लोग एक जगह से दूसरी जगह पर जाकर बस जाते हैं तो उनकी जो संस्कृति होती है उसका आदान प्रदान हो जाता है, आपस में लेन देन हो जाता है। वो उसकी थोड़ी अडॉप्ट कर लेता है, वो थोड़ी उसकी अपना लेता है, तो इससे मिश्रण हो जाता है। तो इससे क्या होती है, विविधता देखने को मिलती है। जैसे कि जब कोई व्यक्ति यात्रा करता है एक जगह से दूसरी जगह, अब यात्रा क्यों कर रहा है उसके भी कारण होते हैं। जैसे कि कहीं पर अकाल पड़ गया, है ना, भूकंप आ गया, कुछ आपदा आ गई, आपातकालीन स्थिति आ गई, तो इस वजह से भी
यात्रा करनी पड़ जाती है, एक जगह से दूसरी जगह बसना पड़ जाता है, कोई भूखमरी आ गई, कोई बेरोजगारी आ गई, कोई व्यापार के लिए आ रहे लोग, तो ये कारण होते हैं जिस वजह से लोग एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं। फिर बात आती है, अब ये जाकर बस जाते हैं और बसने के बाद वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें जो हैं एक दूसरे की अपनाने लगते हैं। वो क्या क्या चीज़ें अपनाने लगते हैं, जब एक जगह के व्यक्ति है दूसरी जगह जाएगा तो उसका जो अपना खान पान है और जहाँ पर वो रह रहा है उसका खान पान है, तो दोनों एक दूसरे के खान पान को अपनाने लगेंगे, क्योंकि अपना खाता है वो अलग है, फिर वो दूसरे के साथ खा रहा है तो दोनों का आपस में मिश्रण हो जाएगा। इसी तरह भाषा, जब वो अपनी भाषा बोलेगा दूसरे के समझने के लिए तो उसको भी उसको धीरे धीरे समझ में आने लगेगी। संगीत है, पहनावा है, अपने इन सब चीज़ों की क्या होता है, आदान प्रदान होता है। आदान प्रदान होने से उनकी संस्कृति के विविधता बढ़ती है, अलग अलगपन जो है देखने को मिलता है। जब लोग नई नई जगहों पर बसना शुरू करते हैं तो क्या होगा, उनके रहन सहन में थोड़ा थोड़ा बदलाव आने लगेगा, क्योंकि कुछ चीज़ें उन्होंने अपनी अपनाई और कुछ चीज़ें जहाँ पर रह रहे हैं उस जगह की अपनाई। जितनी चीज़ें वो अपना सके ठीक है, नहीं बाकी चीज़ें वो अपने पुराने ढर्रे पर ही चलते रहते हैं। उनका भोजन, संगीत, धर्म सब नए पुराना मिक्स हो जाता है, मिश्रित हो जाता है। तो ये आदान प्रदान होने से क्या होती है, विविधता देखने को मिलती है। अब इस विविधता होने का एक कारण ये भी है भौगोलिक स्थिति। भौगोलिक स्थिति भी इस पे बहुत ज़्यादा प्रभाव डालती है हमारी विविधता पे। जैसे कि किसी की जगह, कोई जगह ऐसी है पहाड़ी इलाका है, ठीक है, और कोई है शहरी इलाका, कोई शहरी है कोई पहाड़ी है, तो वहाँ का खान पान, वहाँ की खेती अलग तरीके की होगी। जो शहरी इलाका है वहाँ पे खान पान, वहाँ खेती करके नहीं आता, वहाँ पे तो डायरेक्ट दुकानों से चीज़ें मिल जाती हैं, तो ये दोनों में अंतर हो जाता है। तो भौगोलिक स्थिति भी देखने को मिलती है, वहाँ के खान पान अलग होगा, एक जगह पानी वाली जगह है, एक सूखी रेगिस्तानी जगह है, तो दोनों के खान पान में अंतर होगा, उनके व्यापार में काम करने में अंतर होगा, उनके कपड़े अलग तरीके होंगे। जहाँ ठंडा इलाका है वो मोटे मोटे पहनेंगे, जो थोड़ी गर्मी का इलाका है वो हल्के पहनेंगे, तो कपड़ों में अंतर होगा, उनकी आदतें अलग होंगी, जो खेती बाड़ी होगी वो बिल्कुल अलग अलग होगी। जब ठंडी फसलें उगनी हो तो ठंडे इलाके में, गर्म की जगह गर्म पे। तो भौगोलिक स्थिति भी जो है हमारी विविधता पे प्रभाव डालती है, ठीक है। जैसे कि एक उदाहरण ले लेते हैं दो जगहों का, लद्दाख और केरल। चलिए नेक्स्ट पे जाते हैं। लद्दाख जो है वो एक जम्मू कश्मीर के पूर्वी हिस्से में स्थित है, ठीक है। तो वो जगह जो है लद्दाख कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर के पूर्वी हिस्से में है, और ये एक ऐसी जगह है जो पहाड़ियों में बसा हुआ एक रेगिस्तानी इलाका है, जहाँ पे रेगिस्तान है सारे में। अब जब वो रेगिस्तानी जगह है तो वहाँ पर कैसा होगा, खेती कैसी होगी, बहुत ही कम होगी, ठीक है। बारिश क्योंकि वहाँ पे होती ही बहुत कम है, जब बिल्कुल नहीं के बराबर बारिश होगी तो खेती कम होगी, तो इससे क्या होगा, इलाका हर साल जो है काफ़ी लंबे समय तक बर्फ़ से ढका रहता है। वो जो लद्दाख का इलाका है ज़्यादातर टाइम बर्फ़ से ढका हुआ रहता है। इससे क्या होता है, इस क्षेत्र में बहुत ही कम पेड़ उग पाते हैं। जब सारा एरिया बर्फ़ से ढका रहेगा तो क्या होगा, पेड़ पौधे नहीं उग पाएंगे। इससे फिर पीने के पानी के लिए भी जब लोग गर्मी के महीनों में बर्फ़ पिघलने के लिए इंतज़ार करते हैं, उस पर निर्भर करते हैं कि पानी जब मिल पाएगा जब बर्फ़ पिघलेगी। तो पानी की कमी है यहाँ पर, क्योंकि बर्फ़ से ढका हुआ इलाका है, पेड़ पौधे कम है, बारिश ना के बराबर होती है। बहुत खास किस्म की यहाँ पे बकरी, पशु की बात करें तो यहाँ पशु है मेन बकरी, और वो बकरी को ज़्यादातर पालते हैं, इस खास किस्म की बकरी को, क्योंकि ये जो खास किस्म की बकरी है ये पश्मीना नाम की ऊन मिलती है इससे इनको। अब ये पश्मीना नाम की जो ऊन है इसके द्वारा हमें क्या होता है, पश्मीना शॉल बनती है। वो शॉल बहुत ही ज़्यादा महंगी है, इसलिए यहाँ पर व्यापारी जो है बहुत आकर्षक होते हैं आने जाने के लिए। तो ये जो ऊन होती है इस ऊन को इकट्ठा करके कश्मीर के व्यापारियों में बेच दिया जाता है। अब जब कश्मीर में बेच दिया जाता है तो कश्मीर में इस पश्मीना का शॉल बुना जाता है। ऊन निकाली जाती है लद्दाख से बकरी द्वारा, और फिर कश्मीर में जाके इसका शॉल बुना जाता है। बुनाई का काम कश्मीर में होता है। और यहाँ के लोग जो हैं दूध से बने हुए पदार्थों को खाते पीते हैं, क्योंकि पानी की कमी है तो इनका ज़्यादातर खान पान किसमें है, दूध से है। जैसे दूध से बनी चीज़ें हैं मक्खन, चीज़, जैसे छेना वगैरह होती है ना, वो मांस खाते हैं, ये इनका खान पान है। और हर एक परिवार के पास एक गाय और एक बकरी या याक होती ही होती है। क्या होती है इनके पास, गाय होगी, बकरी होगी और याक होगा, क्योंकि इनको इनसे दूध वगैरह मिलता है। तो ये रेगिस्तानी होने का यह मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि व्यापारी यहाँ पर नहीं आते होंगे, इनको आकर्षण का केंद्र नहीं है। ये बहुत आकर्षण का केंद्र है, क्योंकि यहाँ पर जो पश्मीना शॉल के लिए ऊन मिलती है ये बहुत महंगी होती है, क्योंकि बहुत हल्की भी होती है और बहुत गर्म होती है। चलिए नेक्स्ट है यहाँ पे व्यापार की जब हम बात करें तो व्यापार यहाँ पे बहुत ज़्यादा, यहाँ का व्यापारी जो रास्ता है वो बहुत ज़्यादा अच्छा माना जाता है व्यापार के लिए। क्यों, क्योंकि ये मध्य एशिया के काफिले
के उस इलाके में पहुंचते थे जिसे तिब्बत कहते हैं। ठीक है, तो ये जो व्यापार के लिए है बहुत ज़्यादा अच्छा रास्ता माना गया है, क्योंकि यहाँ कई घाटियाँ हैं, छोटी छोटी बहुत सारी घाटियाँ मिलती हैं देखने को, जिनसे गुजरकर मध्य एशिया के काफिले इस इलाके में पहुंचते थे, जिसे आज क्या कहते हैं, तिब्बत कहते हैं। और ये काफिले अपने साथ मसाले, कच्चा रेशम, दरियाँ आदि लेकर चलते थे। लद्दाख के रास्ते ही बौद्ध धर्म तिब्बत पहुंचा। अगर क्वेश्चन आता है कि बौद्ध धर्म तिब्बत कैसे पहुंचा, तो लद्दाख के रास्ते पहुंचा। किस रास्ते पहुंचा? लद्दाख के रास्ते पहुंचा है वो। लद्दाख को छोटा तिब्बत भी कहते हैं। लद्दाख को क्या बोलेंगे? छोटा तिब्बत, क्योंकि लद्दाख के रास्ते ही बौद्ध धर्म कहाँ पहुंचा है? तिब्बत पे पहुंचा है। करीब 400 साल पहले यहाँ पर लोगों का इस्लाम धर्म से परिचय हुआ। पहले यहाँ पे इस्लाम धर्म नहीं था, लेकिन कितने साल बाद? 400 साल पहले यहाँ पर लोगों का इस्लाम धर्म से परिचय हुआ, और अब यहाँ अच्छी खासी संख्या में मुसलमान रहता है। अब ये जो लद्दाख है, इसमें लद्दाख में गानों, कविताओं का बहुत ही ज़्यादा समृद्ध और मौखिक संग्रह है। मौखिक मतलब बोलने वाला संग्रह है, इकट्ठा किया हुआ मतलब। तिब्बत का ग्रंथ जो है उसका नाम है केसर सागा। अब ये जो केसर सागा है, इसे केवल मुसलमान ही नहीं, बौद्ध ही नहीं, यहाँ के जितने भी लोग हैं, ये रहने वाले निवासी, सभी इसको मानते हैं और इस पर नाटक खेलते हैं। ठीक है, तो यहाँ तिब्बत का जो ग्रंथ है, अगर क्वेश्चन आता है कि तिब्बत के ग्रंथ का नाम क्या है, तो तिब्बत के ग्रंथ का नाम है केसर सागा। उसके स्थानीय रूप को मुसलमान और बौद्ध दोनों ही लोग गाते हैं। ठीक है, इस केसर सागा ग्रंथ को दोनों ही लोग गाते हैं और उस पर नाटक खेलते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुसलमान ही गाएगा और बौद्ध ही गाएगा, जितने भी निवासी, सारे रहने वाले स्थानीय निवासी वहाँ के, सब समान रूप से इसे गाते हैं और इसमें नाटक वगैरह खेलते हैं। अब बात कर लेते हैं, ये तो हो लद्दाख, जो कि कैसा था? रेगिस्तानी इलाका था। अब इसके अपोजिट यहाँ बात करते हैं केरल। अब केरल कैसी जगह है? केरल है भारत के दक्षिण पश्चिम कोने में बसा हुआ राज्य है। ये एक तरफ समुद्र से घिरा हुआ है और दूसरी तरफ पहाड़ियों से है। पहाड़ियों पर विविध प्रकार की, मतलब बहुत सारे तरीके के मसाले उगते हैं, जैसे कि काली मिर्च है, लौंग है, इलायची है, ये सब चीज़ें उगाई जाती हैं। और इन मसालों के कारण ही यहाँ पर व्यापारी आकर्षित होते हैं, उनका आना जाना लगा रहता है, क्योंकि यहाँ जो मसाले हैं बहुत ही महंगे और बहुत कीमती हैं ये। सबसे पहले अरबी आए यहाँ पे, और यहूदी व्यापार केरल आए। जो अरबी हैं और यहूदी व्यापारी हैं, केरल आए सबसे पहले, नंबर 1। फिर बात करते हैं आगे, ईसा मसीह का जो धर्मदूत है वो थॉमस लगभग 2000 साल पहले आए। ईसा मसीह का जो धर्मदूत माने जाते हैं, जिनका नाम क्या है? संत थॉमस, वो भी आए थे यहाँ पर केरल में। एक तो हमने बात करी अरबी और यहूदी आए, अब दूसरी बात कर रहे हैं कि ईसा मसीह का धर्मदूत जिसका नाम है संत थॉमस, वो भी आए। कब आए? 2000 साल पहले आए। भारत में ईसाई धर्म लाने का श्रेय उन्हीं को जाता है, कि यहाँ पर जो ईसाई धर्म स्थित हुआ है उसका प्रचारक कौन माना गया? संत थॉमस। ठीक है, तो केरल में संत थॉमस के द्वारा ही किसकी स्थापना हुई है? किस धर्म की? ईसाई धर्म की। ठीक है, यहाँ पे अरबी यहूदी आए और संत थॉमस आए, जिन्होंने अपने ईसाई धर्म को प्रचारित किया। अब बात करते हैं इब्न बतूता, जो कि कहाँ का है? करीब 700 साल पहले यहाँ आया और अपनी जो यात्रा वृतांत है उसमें मुसलमानों के जीवन का विवरण देते हुए लिखा, और मुसलमान समुदाय की बहुत ज़्यादा उसने इज्जत करी है। किसने? इब्न बतूता ने। कहाँ से आया है ये? अरब से आया है। ठीक है, अरब, हमने कहा ना पहले, सबसे पहले कौन आया? अरब और यहूदी आए हैं। तो इस अरब के व्यक्ति इब्न बतूता ने मुसलमान धर्म की प्रचारना करी है। कहा है कि ये बहुत साल पहले, कितने साल पहले? 700 साल पहले यहाँ पर रहते थे, और उनके बारे में जो भी वृतांत था उस सबको उसने लिखा है, विवरण दिया है, और सारे उस विवरण में उसने मुसलमान समुदाय की बहुत इज्जत करी है। तो एक तो यहाँ पे धर्म का आंसर दिखने को मिला कि ईसाई धर्म है केरल के अंदर। दूसरा धर्म कौन सा दिखा? मुसलमान। तो मुस्लिम भी है यहाँ पे और ईसाई भी है। नेक्स्ट बात करते हैं वास्को डी गामा। अब वास्को डी गामा व्यक्ति, जो व्यापारी है, एक पानी के जहाज के रास्ते यहाँ पर आया। तो पुर्तगालियों ने यूरोप से भारत तक का समुद्री रास्ता जाना। जब ये व्यापारी जहाज से यहाँ पर आया, तब जो पुर्तगाली थे उन्होंने यूरोप से भारत तक समुद्र का रास्ता जान लिया। इन सभी ऐतिहासिक प्रभावों के कारण
केरल के लोग विभिन्न धर्मों का पालन करते हैं, क्योंकि अब यहाँ तो कई सारे व्यापारी आ गए। जब आए तो वो बसे भी यहाँ पे, जब बसे तो उनकी संस्कृति अपनाई गई, जो अपनाई गई तो यहाँ पे भिन्न प्रकार के धर्म वाले लोग रहने लगे, जिनमें आ गए यहूदी, इस्लामी, ईसाई, हिंदू, बौद्ध, ये धर्म शामिल हैं। चीन के व्यापारी भी केरल आए। जो चीन के लोग हैं अब उनकी बात करते हैं, तो चीन के व्यापारी भी आए थे यहाँ पर। ये क्यों आए थे? ये आए थे मछली पकड़ने के लिए। यहाँ मछली भी बहुत है, क्योंकि कहाँ से लगा हुआ इलाका है, आधा हिस्सा तो इसका पहाड़ियों से लगा हुआ है केरल का, और आधा हिस्सा समुद्र से घिरा हुआ है। तो यहाँ पे मछली भी बहुत होंगी जब पानी है तो इसलिए मछली के लिए चीनी व्यापारी भी आए। अब ये जो जाल बिछाते थे चीनी लोग, तो उस चीनी जालों से हूबहू मिलते हैं। वो जो जाल है वो जो चीनी जालों से हूबहू जाल है मिलते हैं, क्योंकि जैसे चीन का नाम है वैसे ही उसके जाल का नाम है चीना वाला नाम का उनका जाल है, जिसमें वो क्या करते हैं, मछली पकड़ते हैं। मछली पकड़ने वाले जाल का नाम है चीना वाला नाम के जाल के द्वारा वो चीनी व्यापारी मछली पकड़ते हैं। अब बात करते हैं उनके बर्तन की। वो तलते भुनते किस में है? तलने के लिए जो लोग बर्तन इस्तेमाल करते थे उससे कहते थे चीना पट्टी। चीन के लोग हैं तो चीनी नाम है, चीना पट्टी नाम है इनका। तो इसमें चीन शब्द इस बात की ओर इशारा करता है कि उसकी उत्पत्ति कहाँ हुई होगी। केरल की अब भूमि की बात करते हैं कि है कैसी भूमि केरल की। भूमि है वहाँ की बहुत ज़्यादा उपजाऊ तो होनी है, क्योंकि वहाँ समुद्र लगा हुआ है, पानी का इलाका लगा हुआ है, ठीक है। तो उपजाऊ है भूमि, और जलवायु चावल की खेती के लिए बहुत उपयुक्त है, ठीक है। चावल की खेती यहाँ पे ज़्यादा होती है। तो वहाँ के ज़्यादातर लोग जो हैं वो क्या खाते हैं? मछली, क्योंकि पानी से लगा हुआ इलाका तो मछली मिलती है, सब्जी और चावल। यहाँ का जो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध त्यौहार है उसका नाम है ओणम। फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट पेज हम कल पढ़ेंगे।